नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज बात कोरोना के कहर और महामारी पर जारी सियासत की। कोरोना की दूसरी लहर देश पर कहर बनकर टूटी है। पिछले एक महीने के अंदर देश में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। दूसरी लहर अपने साथ ब्लैक फंगस भी लेकर आई है। नतीजा, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। मगर इस मुश्किल दौर में भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस केंद्र की सरकार और पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और बाकायदा इसके लिए टूल किट का सहारा लिया जा रहा है। आरोप गंभीर है, मगर इन आरोपों को कांग्रेस ने खारिज किया है और बीजेपी के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। उधर यूपी में भी कोरोना के खिलाफ जंग के साथ साथ सियासी जंग भी जारी है। विपक्ष के निशाने पर सरकार है और सरकार आरोपों पर पलटवार कर रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर देश पर भारी पड़ रही है। पिछले एक महीने के अंदर ही इस जानलेवा वायरस ने 1 लाख लोगों की जान ले ली। डॉक्टर्स लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता की सेवा कर रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्यों की सरकारें जनता को वायरस से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। मगर इस मुश्किल दौर में भी सियासत को सिर्फ सियासत सूझ रही है। सबसे पहले जरा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का आपको एक बयान सुनवाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है, उसे जान ले। सुना आपने, बीजेपी का आरोप है कि इस मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस सरकार को सहयोग करने की बजाय केवल सियासत कर रही है। संबित पात्रा ने कहा कि केंद्र की सरकार और पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस टूल किट का सहारा ले रही है और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रही है कि नए वेरिएंट को मोदी वेरिएंट कहा जाए। आरोप गंभीर है। हालांकि इन आरोपों पर कांग्रेस ने सफाई दी है और साथ ही कहा है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। टूल किट किसने बनाया? टूल किट बीजेपी तैयार करती है। विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे? टूल किट तो आप ही बनाती हैं। विपक्ष को बोलने का मौका आप ही देते हैं। वो तमाम टूल्स जो कमियों से बने हुए हैं वो आप ही ने बनाए हैं। क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? ये टूल नहीं था? क्या हॉस्पिटल्स में जगहें नहीं थी? ये टूल नहीं था? जिम्मेदारी है विपक्ष की कि इन टूल्स का इस्तेमाल करे। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जिम्मेदारी के साथ काम करे। सवाल यह है, क्या वाकई देश में आई कोरोना की दूसरी लहर का सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है? मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर दुनिया में देश की उस छवि को कितना बड़ा धक्का लगेगा जिसमें भारत बड़ी आबादी के बावजूद कोरोना को कंट्रोल कर रहा है और न केवल कंट्रोल कर रहा है बल्कि दुनिया के कई देशों की मदद भी कर रहा है। वैसे यह आरोप सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट कर सीएम योगी और सरकार को निशाने पर लिया है। अब सवाल यह है, क्या कोरोना महामारी से ऐसे निपटा जाएगा? क्या आलोचना की बजाय सियासत को सहयोग पर फोकस नहीं करना चाहिए? क्या महामारी के इस दौर में विरोध के लिए यही मुद्दा बचा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दीवारों पर पोस्टर लगाने, सरकारों का विरोध करने से क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या बढ़ जाएगी? क्या ऐसा करने से रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। सुझाव, सहयोग, शिकायत, सियासत, संक्रमण,
इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द आज की ये चर्चा है। और सीधा सवाल यह है कि सरकार को सहयोग करने की बजाय या सकारात्मक भूमिका निभाने की बजाय विपक्ष क्या जाने अनजाने सरकार के साथ साथ देश को भी बदनाम कर रहा है? क्या दुनिया में भारत की छवि उलट जा रही है? वो भारत जिसने दुनिया की मदद की, जिसने इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कोरोना को थामे रखा, दुनिया से हमारी हालत बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद क्या भारत की छवि खराब नहीं हो रही है? और अगर हो रही है तो क्या इसके पीछे विपक्ष के वो आरोप जिम्मेदार हैं जो आज कल या इससे पहले लगाए गए हैं? एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और आज हम इन्हीं सवालों पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पैनल में बीजेपी की तरफ से मनीष शुक्ला जी, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से हिलाल नकवी साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से नाहिद लारी खान जी और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। के विक्रम राव साहब, नाहिद जी, हिलाल जी, मनीष जी। सबसे पहला सवाल हिलाल नकवी साहब आपसे। हिलाल नकवी साहब, दिल्ली में कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, लखनऊ में कांग्रेस समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है। मेरा सवाल आपसे यह है सर, इस पेंडेमिक के लिए भारत कभी तैयार था क्या? सरकार निशाने पर क्यों है? इस तरह के आरोपों से क्या हासिल होगा? आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी मैं सुन रहा हूं हिलाल साहब जी। ये बहुत ही अजीबोगरीब सवाल है कि क्या इससे कुछ फायदा होगा, क्या पैंडेमिक के लिए तैयार थे, क्यों नहीं तैयार थे? सवाल ये होना चाहिए था, सरकार से सवाल ये होना चाहिए था कि आप जो है वो टूल किट जो फर्जी क्रिएट कर रहे हैं उसकी जगह अगर कोरोना किट तैयार किया होता तो देश को ज्यादा फायदा होता, बजाय इसके कि आप विपक्ष से लड़ें। अगर आप कोरोना से लड़ रहे होते तो देश को ज्यादा फायदा होता। लगातार इसकी चेतावनी राहुल जी देते रहे कि सेकंड वेव आ रही है, भयंकर वेव आ रही है, उसके बाद भी सरकार जो है वो पूरी की पूरी बंगाल में बैठी रही, इलेक्शन करती रही। जब वहां से उनको छुट्टी मिली तो उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत के इलेक्शन करा दिए और उसके बाद कहते हैं कि विपक्ष हमलावर है। नीतियां आप गलत बनाएंगे, विपक्ष जो है वो मौन धारण करके बैठ जाएगा कि आप जो भी नीति बनाएं, देश को आप कहीं भी लेकर के जाएं और विपक्ष खामोश रहेगा। गंगा के 1100 किलोमीटर के हिस्से में 2000 से ज्यादा जो है यहां के पर शव बरामद होते हैं, शव मिल रहे हैं और विपक्ष खामोश है कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो है वो हमको साथ देना चाहिए। हमारी छवि क्या होगी? हमारी छवि क्या होगी तो लैंडसेट ने बता दिया है। हमारी छवि क्या है ये तो गार्जियन ने बताया है। हमारी छवि क्या है ये तो वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया है। मैं तो वही उसी पर आज ये मुद्दा है सर, मुद्दा ये कि जिन अखबारों के, जिन पत्रिकाओं के आपने नाम लिए, क्या ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, साजिश है? भारत में क्या स्थिति है, आबादी के हिसाब से क्या संसाधन है, उन पर एक एक तथ्यात्मक मैं आपके सामने तथ्यों के साथ में सवाल पूछूंगा, जवाब भी मैं आप पैनलिस्ट से लूंगा। लेकिन तब जबकि हिलाल साहब आप कहते हैं कि विपक्ष लड़ने की बजाय अगर सरकार कोरोना से लड़ी होती तो स्थितियां बेहतर होती। आपका यह जवाब ठीक हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ही विपक्ष से लड़ने पर आमादा है या दरअसल विपक्ष के आरोपों के चक्कर में सरकार को दो मोर्चों पर इस वक्त लड़ना पड़ रहा है? एक, लोगों की जान बचानी पड़ रही है और दूसरा, आपके आरोपों के जवाब देने पड़ रहे हैं। वो आरोप सही भी हैं, गलत भी हैं, जो भी हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही थी और आज भी किससे लड़ रही है? जिस वक्त कोरोना जो है वो भारत में आ रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में किससे लड़ रही थी? आज की तारीख में वेस्ट बंगाल में वो किससे लड़ रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी को काम ही करना होता तो इस वक्त जिस तरह से वेस्ट बंगाल में विपक्ष से लड़ रही है वो क्या लड़ाई जायज है? आज की तारीख में जब हमारे यहां कांग्रेस से सलाह दी जाती है कि आप किस तरह से कोरोना के लिए लड़ाई करें तो क्या उस पर मान रहे हैं? क्या एक भी ऐसा काम किया है भारतीय जनता पार्टी में जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाया हो और वहां पर बैठ करके चर्चा की हो कि हमारे यहां इस तरह से कोरोना आया है, हम सब लोग मिल करके जो कुछ भी हमारे पास रिसोर्सेस है सब उसके अंदर पूल इन करें और उसके बाद फिर इस कोरोना से लड़ें? ठीक, हिलाल साहब एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, उसके बाद तीन मेहमान और भी हैं उनके खिलाफ। हिलाल साहब, जब आपने राहुल गांधी का जिक्र किया और आपने कहा कि राहुल गांधी ने सरकार को चेताया था कि दूसरी लहर आने वाली है, उसी दौर में सर एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भारत में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, हम कोरोना पर जंग जीत रहे हैं। और ये भाजपा के नेताओं के भी बयान थे कि हम जीत रहे हैं। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बताया कि भारत में हार्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, अब कोरोना की वो स्थिति नहीं रहेगी जो पहली वेव रही है। अंदाजा एक्सपर्ट्स तक नहीं लगा पाए थे। तो ऐसे में वो जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में, सरकार उनकी सुने या आपने कहा राहुल गांधी ने चेताया था या उनकी सुने?
जिस वक्त मेडिकल की जो टीम है उससे एक्सपर्ट छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार उनकी सुन नहीं रही है, उस वक्त हम क्या कहें कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय को भारतीय जनता पार्टी ने माना या उनकी राय को गलत तरह से देश की जनता के सामने पेश किया गया। जिस वक्त माननीय मोदी जी जो है वो खड़े होकर के दावों से बता रहे थे कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है और उस वक्त सारी दुनिया कह रही थी कि नहीं अभी सेकेंड वेव आएगी, तो उस वक्त हम क्या ये बात माने कि भारतीय जनता पार्टी को जो एक्सपर्ट्स अपॉइंट करने हैं वो भी उनको अच्छे नहीं मिले? क्या वो भी इतिहास के जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को एक इतिहास का व्यक्ति को बैठा दिया गया, उसी तरह से इन्होंने एक्सपर्ट्स को बैठा दिया? क्या पीडियाट्रिशियंस जो है वो बताएंगे कि लहर कैसे आएगी? आप देखिए एक्सपर्ट जो लिस्ट है उसके लिए कौन लोग? ठीक है, एक्सपर्ट्स पर आपको भरोसा है, उन्हीं एक्सपर्ट्स के उस सुझाव पर मैं सवाल पूछता हूं। हिलाल जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। नाहिद लारी खान जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। हिलाल जी आता हूं, 3 पैनलिस्ट और भी है मेरे पास, सबके पास जाना है सर मुझे। नाहिद जी आपके पास आ रहा हूं। नाहिद जी, विपक्ष कहता है वैक्सीन बढ़ाओ, मैं आपसे ये पूछता हूं, दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी 136 करोड़ की आबादी वाले देश में अचानक से वैक्सीन रातों रात कैसे प्रोड्यूस हो सकती है? और जब वैक्सीन प्रोडक्शन हो रहा है तो खबरें यह भी आ रही है कि वैक्सीन की वेस्टेज हो रही है। क्या उस वेस्टेज के पीछे यह वजह नहीं कि कई नेता इस तरह के बयान दे देते हैं कि यह वैक्सीन दरअसल फला पार्टी की है, फला नेता की है, इसको मैं नहीं लगवाऊंगा ना मेरे कार्यकर्ता लगवाएंगे? क्या उससे मनोबल नहीं टूटता आम आदमी का? देखिए, मैं आपकी 2 बातों का जवाब दूंगी। पहली बात तो अभी आप हिलाल भाई से बात करके कह रहे थे कि एक्सपर्ट्स ने बताया था कि दूसरी वेव जो है बहुत खतरनाक नहीं होगी। मैं इस पे आपको चेक करना चाहूंगी कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हम सबको जानकारी थी कि दूसरी लहर बहुत भयावह रूप से आने वाली है। और अभी आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर भार्गव ने कहा है कि मैं मोदी जी पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, परंतु कोरोना रोकने में बहुत देर हो गई है। आप ये भी समझे कि कई साइंटिस्ट और कई एक्सपर्ट्स ने केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये के चलते इस्तीफा दे दिया है। और डॉक्टर भार्गव ने ही पहले कोरोना के से इस साल के कोरोना से तुलना की है कि पहले के मुकाबले इस साल की लहर में हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत थी। और खुद सरकार ने भी 2020 में माना था कि इस कोरोना से लड़ने के लिए आईसीयू और ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट फॉर हेल्थ ने भी सरकार को 2020 अक्टूबर में आगाह किया था कि ऑक्सीजन की एक्यूट शॉर्टेज है। इन सब के बावजूद केंद्र सरकार ने कोई रोड मैप नहीं बनाया और कोई भी एडवाइजरी नहीं जारी की। होली से पहले भी एक्सपर्ट्स के बयान आ गए थे। एक्सपर्ट्स ने आगाह किया था कि होली के 2-3 दिन के बाद कोरोना का असल रूप दिखेगा, कोरोना बहुत भयावह रूप लेगा। तो ये बात गलत है कि एक्सपर्ट्स ने जानकारी नहीं दी थी या एक्सपर्ट्स ने आगाह नहीं किया था। एक्सपर्ट्स सौम्या स्वामीनाथन का जो बयान आया 2 दिन पहले चीफ साइंटिस्ट का, आप होली के आसपास की चीजें बता रही हैं नाहिद जी, मैं तो आपको बता रहा हूं कि जनवरी के आसपास की चीजें हैं जब एक्सपर्ट्स ने माना था कि अभी ठीक है, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, इतनी मोर्टेलिटी नहीं होगी, इतने मरने वालों की संख्या नहीं होगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते चले गए, एक्सपर्ट्स ने भी अपनी बात रखी। नहीं आसिफ साहब, मैंने अभी आपको बताया कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया साहब ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर उनको जानकारी थी और सबको जानकारी थी कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी और बहुत भयावह रूप से आएगी। अभी आप वैक्सीन की बात कर रहे थे और बयानों की बात कर रहे थे। देखिए, वैक्सीन जब हमारे देश में अक्यूट शॉर्टेज हो गई है वैक्सीन की, आज तमाम जगह, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम जगह पे वैक्सीन नहीं है। सेकंड डोज के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पहले इन्होंने सेकंड डोज का टाइम 4 हफ्ते बताया, फिर 8 हफ्ते बताया, अब 12 से 16 हफ्ते बता दें क्योंकि वैक्सीन नहीं है। तो जब हमारे देश में आज वैक्सीन नहीं है तो क्या जरूरत था कि आपको 6 करोड़ वैक्सीन आपने जो एक्सपोर्ट कर दी, केवल पैसे के लिए आपने एक्सपोर्ट कर दी। और रही बात बयानों की, तो खुद बीजेपी के सांसद प्रज्ञा ठाकुर बयान दे रही है कि वैक्सीन की या किसी भी दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं है, गौमूत्र पीजिए। वो तो बता रही है कि मैं गौमूत्र पी रही हूँ, इससे लंग्स का इन्फेक्शन है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। और खुद बीजेपी के एमएलए सुरेंद्र सिंह बलिया के एमएलए वो कह रहे हैं 1 गिलास ठंडे पानी में 5 ढक्कन डालकर गौमूत्र पीजिए, गोबर लगाइए, गोबर से स्नान करिए, आपको कोरोना छुएगा नहीं।
नहीं तो इन अंधविश्वास वाली कैटेगरी में आप उस बयान को भी रख रहे हैं क्या, उसी कैटेगरी में जिसमें बताया गया था कि ये जो वैक्सीन है ये फला पार्टी की, फला नेता की मैं लगवाऊंगा, ये उसी फेरिस्त में रख रही है क्या आप? नहीं, मैं उसका भी जवाब दे रही हूँ। पहले मैं ये जवाब दे दूं आपको। तो ये खुद पूर्व सीएम, उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने कहा कि कोरोना एक प्राणी है, इसको भी जीने का अधिकार है। तो मोदी जी ये सब बयान अपने नेताओं और अपने सांसदों और अपने मंत्रियों से कहलवा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रही है भाजपा। इस तरह से मेरे सवाल का जवाब देने की बात आप कर रहे हैं नाहिद जी, जवाब दे नहीं रहे, तो फिर अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव को किसने कहलवाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने, आसिफ भाई जी माननीय अखिलेश यादव जी ने कोरोना ये वैक्सीन को इसलिए बीजेपी की वैक्सीन कही क्योंकि जिस तरह से मोदी जी जो है खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे वैक्सीन के साथ, जैसे वो बीजेपी की फैक्ट्री में वो वैक्सीन बनी है। और बात ये है कि बीजेपी को बात इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी की बुरी लगी क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने गरीबों को फ्री वैक्सीन देने की बात की। अब बीजेपी के निगाह में तो ये बात पाप के बराबर है ना, ये तो भ्रम की बात है, क्योंकि बीजेपी को तो गरीबों से बदबू आती है, ये गरीबों से नफरत करते हैं। बहुत गंभीर आरोप है। नाहिद जी मैं आता हूं आपके पास, नाहिद जी आता हूं, नाहिद जी आता हूं, अभी वक्त है, नाहिद जी वक्त है, मैं आता हूं आपके पास, नाहिद जी आता हूं आपके पास। नाहिद जी, विपक्ष अपनी पूरी बात रख सके इसीलिए मैंने इस डिबेट की शुरुआत विपक्ष से की थी। पहले मैंने कांग्रेस को सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, आरोपों का जवाब ले लीजिए। आता हूं मैं आपके पास, मनीष शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद विक्रम जी आपके पास आता हूं। मनीष शुक्ला जी देखिए, देश में इतनी बड़ी आबादी में कोरोना जैसे पेंडेमिक में रातों रात संसाधन खड़े हो जाएं, यह बात बिल्कुल इसे कोई नहीं मानेगा इसे। लेकिन तब जबकि आप इस देश में पहली लहर देख चुके हैं कोरोना की, दूसरी लहर के लिए क्या आपके पास पर्याप्त वक्त नहीं था? इस देश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी व्यवस्थाओं के चलते जितना वक्त मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचने में लगा है, इतने वक्त में कई लोग भगवान को प्यारे हो गए। देखिए आसिफ जी, हमको लगता है आज की डिबेट जो कांग्रेस की टूलकिट है और जो अखिलेश यादव का जो बीजेपी पर जो आरोप था उसके आधार पे आपने आज डिबेट को बुलाई थी। मैं पहले जिस डिबेट के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिससे बोला, मैं पहले उस पर बोलूंगा। करीब 17 मिनट तक मैंने वेट किया है, मुझे लगता है कि उसी अनुपात में मुझे भी समय मिलेगा दो लोगों का जवाब देना है। देखिए, कांग्रेस की जो टूलकिट, जो डॉक्यूमेंट सामने आया, उससे एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को कांग्रेस गिद्ध दृष्टि से देखती है। जिस तरीके से भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस भारत का विरोध कर रही है, उससे कांग्रेस की जो पुरानी रीति है, जो पुराने बयान है, वो टैली करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इस वायरस को भारत वायरस कहा जाए, इंडियन वायरस कहा जाए। किसका विरोध है? ये हिंदुस्तान का विरोध है। ये वायरस कहां से आया? राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता ने कभी वुहान और चीन की चर्चा नहीं की। उठा के देख लीजिए 2020 से ले आज तक। लेकिन ये भारत का वायरस है, ये टूल किट के आधार पर तय होता है कि कांग्रेस चाहती है हो। ये मोदी स्टेल है, यानी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का स्टेल है। जब पूरा विश्व इस बात के लिए खोज रहा है कि ये जो कोरोना है किसके माथे पर फोड़ा जाए, तो कांग्रेस उसके लिए धरातल दे रही है विश्व के लोगों को कि भारत के माथे पर फोड़ दो और किसी तरह से मोदी से हमको बचा लो। ये कांग्रेस की नीति है। तीसरी बात, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध करो। इसको बता दो कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट नहीं है, मोदी जी का महल बन रहा है। कुंभ का विरोध करो, लेकिन ईद और रमजान की फोटो नहीं जानी चाहिए। देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो बातें टूलकिट के माध्यम से आई है, ये धर्म के आधार पे, जात के आधार पे कितना नफरत फैलाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, इससे यह स्पष्ट होता है। लेकिन ये बात कांग्रेस को समझ लेनी चाहिए कि राहुल गांधी उनके बुद्धि विवेक को पूरा हिंदुस्तान समझता है कि जो सुबह उठ के जो ट्वीट करते हैं, जैसे आज उन्होंने ट्वीट किया कि बच्चों की वैक्सीन की बात होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, जबकि 3 दिन पहले 2 दिन 3 दिन पहले ही कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया बच्चों पर। ठीक है, होगी, ये बात आ चुकी है। जो चीजें आ चुकी है, इन्होंने जो पत्र लिखा, सोनिया जी और लोगों ने, विपक्ष के नेताओं ने भारत सरकार को, उसमें कौन कौन सी चीज कही?
उन्हीं चीजों को दोहराया जिसका काम या तो चल रहा है या जिस पे कुछ हो नहीं सकता। इन दो चीजों को उन्होंने टारगेट ठीक, किया। मनीष जी, अभी मुझे इस पर व्यवस्थाओं पर, इस आसिफ टूल जी। किट पर आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं, लेकिन मुझे यहाँ ब्रेक के लिए रुकना होगा। और आसिफ जी। के विक्रम साहब हमारे साथ हैं। नहीं मनीष जी, आपको तो मैंने फिर भी थोड़ा वक्त दिया सर, अभी के विक्रम साहब को मौका नहीं मिला, और जब के विक्रम साहब ब्रेक के बाद मैं सीधा उन्हीं के पास आऊंगा। और मेरा सवाल सीधा ये है कि जब आप ग्लोबल टाइम्स का नाम लेते हैं, जब आप वॉशिंगटन डीसी का नाम लेते हैं, जब आप वॉशिंगटन पोस्ट का नाम लेते हैं, या जब आप नाम लेते हैं गार्जियन का, तो क्या विदेश में इन अखबारों के जरिए से भारत की छवि धूमिल नहीं हो रही है? क्या आधार हमारे भारत के नेताओं के बयानों को लेकर नहीं बनाया जा रहा है? यह बहुत अहम सवाल है, क्योंकि देश की छवि से जुड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं, यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। और आज यूपी जो उत्तर मांग रहा है जिस सवाल का, वो सवाल यह है कि क्या सरकार का विरोध करते करते भारत का विरोध हो रहा है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी में जो संसाधन अभी मौजूद हैं कोरोना काल के, क्या वाकई सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना बढ़ा, या फिर विपक्ष चूंकि अब विरोध पर आ गया है तो फिर विरोध के लिए विरोध हो रहा है। और रही बात तथ्यों की, तो उन तथ्यों पर भी आज हम परख रहे हैं और तमाम तथ्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह कि देश में लगातार मामले गिरते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी 9,000 से मामले कम सामने आए हैं। 8,737 के आसपास मामले आज आए हैं। तो अब एक्टिव केस की संख्या भी गिर रही है और जो पॉजिटिव केसेस हैं, जो पॉजिटिव लोग आए थे वो भी ठीक हो रहे हैं। एक अच्छी बात है। सीधा डिबेट की तरफ रुक कर रहे हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से मनीष शुक्ला जी, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से हिलाल नकवी साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से नाहिद लारी खान जी और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, सीधा मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आता हूं। और विक्रम जी, मनीष जी आऊंगा मैं आपके पास। विक्रम जी, मेरा सवाल आपसे यह है, एक छोटा सा कंपैरिजन किया मैंने ये देखा कि आंकड़ों में क्या स्थिति है। मैंने ये पाया सर, दुनिया की आबादी करीब करीब 8 करोड़, इस हिसाब से हर 7वां या 8वां आदमी हिंदुस्तानी है सर। अमेरिका की आबादी 33 करोड़, 10 लाख की आबादी पर हिंदुस्तान में केस मिलते हैं 18,000, अमेरिका में केस मिलते हैं 1 लाख। अमेरिका जो दुनिया का दादा है, वहां 10 लाख में 1800 लोग मर जाते हैं, भारत में मरते हैं 200। और वहां का अखबार वो लिखता है कि भारत में स्थिति खराब है, और उन अखबारों का हमारा विपक्ष उनका तर्क देता है, आधार देता है। विकसित देश जिसके पास तमाम संसाधन, आबादी कम, वो भारत को कोस रहे हैं और उनके अखबारों की हेडिंग्स का यहां बखान किया जा रहा है। मनीष जी, मैं आता हूं, रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आ रहा हूं आपके पास। शेख साहब बहुत गौरतलब बात आपने कही है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपने जो बिंदु उठाए, पहलू उठाए, मैं उन्हीं के इर्द गिर्द रहूं। मुझे आपसे ये बताना है कि जब भी कोई संकट आता है विश्व इतिहास में, विश्व इतिहास गवाह है इस बात का। मैं एक राजनीति शास्त्र का छात्र हूँ और अखबार का नियमित पाठक हूँ, पत्रकार तो हूँ ही। मैं बताऊँ आपको शेख साहब, राष्ट्रीय संकट के समय एक ट्रूस सीज फायर संधि होती है विपक्ष में और सरकारी पार्टी में। राष्ट्र हित जरूरी है, लड़ाई अभी नहीं होगी। हिटलर का हमला था, चर्चिल और एटली मिल गए थे आपस में हिटलर के खिलाफ, राष्ट्र हित था। आज ये नाजी आक्रमण तरह हो गया कोरोना, 1 लाख मरे हैं, जो बिहार के भूकंप में या बंगाल के अकाल में भी नहीं मरे होंगे, इतने हो गए। फिर भी छोटी ऊंची बातों पर ऊंचा नीचा दिखाना, बाई पार्टीजन अप्रोच न रख के अपनी पार्टी तक ही सीमित रहना, ये क्या राष्ट्रहित में है? ठीक बात। जैसे मैं बताऊं आपको, अब आपने उठाया था शेख साहब वैक्सीन के बारे में। मनीष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप नीचे कर लीजिए, अच्छा लगता है। मैं इसके बाद आता हूं आपके पास। अभी विक्रम सर बोल रहे हैं। जी विक्रम सर बोलिए आप। मैं शेख साहब, 3-4 दिन पहले आपकी क्या बहस हो रही थी वैक्सीन पर। एक बहुत बड़े पार्टी के बहुत बड़े नेता ने, जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उन्होंने कहा अपने लोगों से कि नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। उनके प्रवक्ता ने कहा वैक्सीन नहीं लगवाएंगे हम। क्यों? क्या ये कि मोदी के घर से वैक्सीन बन के आ रहा है गुजरात के? ये वैक्सीन आ रहा है, इस्तेमाल करना है। इतनी क्षुद्रता, इतनी तुच्छता, आप आम आदमी को मार डालेंगे आप अपने राजनीतिक द्वेष और विद्वेष में। गौर कीजिए इस बात में। और क्या हुआ? रूस से वैक्सीन आया, केरला गया। और जो क्यों नहीं आया? वो इसलिए कि रूस कम्युनिस्ट था, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी है, ये वो उसका। और आप जो का विदेशी अखबारों में प्रचार, ये मेरे ख्याल से राष्ट्रद्रोह है शेख साहब जी। अपने घर की बात अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, इतनी पार्टियां हैं, अपने विधायक और सांसद निधि से इन्होंने 1% दिया राष्ट्रहित में कोरोना से लड़ने के लिए। मुझे तो नहीं दिखाई दिया। इतने करोड़ों रुपए मिलते इन लोगों को। दूसरा, कितने नेता गए जिलों में, गांव में आश्वस्त करने कि नहीं लड़ेंगे तुम्हारे लिए हम,
हमारी पार्टी कार्यालय, पार्टी कार्यकर्ता तुम्हारे साथ रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही विक्रम सर आपने ये। और ये हमें दीवारों पर दिख रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, जिन जिन के सांसद गायब है, जिन जिन के विधायक गायब हैं, इलाके के लोग उनके पोस्टर चस्पा कर उनकर पूछ रहे हैं, और ये तथ्य हैं। विक्रम सर मैं आता हूं आपके पास। एक बात कहने दीजिए मुझे एक बात कहने दीजिए मुझे। ये इसीलिए मैं थोड़ी योगी की तारीफ करूंगा। ये आदमी दीवाना है, पागल है, जिले जिले जा रहा है। अभी इसको हो गया था कोरोना इन्फेक्शन, फिर हो सकता है इसको, घूम रहा है जहाज लेके, एक आश्वस्त करने के लिए, जनास्था बनाने के लिए कि नहीं अकेले नहीं उधर। सिक्के के दो पहलू हैं सर। कल की डिबेट में विपक्ष ने कहा था कि इन दौरों से कुछ नहीं होने वाला, दिखावटी दौरे हैं। तो विपक्ष के खैर अपने आरोप हैं, सरकार की अपनी चीजें हैं। मैं लौटता हूं आपके विक्रम सर। मनीष जी अब बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर मुझे नाइट जी और हिलाल साहब के पास जाना है। देखिए आसिफ जी, डिबेट के दौरान नाइट जी आता हूं मैं, एक मिनट नाइट जी, एक मिनट मनीष जी आप बोलिए। डिबेट के दौरान कम से कम अन्य पैनलिस्ट को जितना समय दीजिए थोड़ा बीजेपी को जरूर दे दीजिए। मैंने इसीलिए अपने डिबेट को शुरू करने के पहले ही अनुरोध आपसे किया था। देखिए मैं आता हूं टूल किट पे बातें अधूरी रह गई थी, और सबसे ज्यादा दुखद पहलू यह है कि इन लोगों ने यहां तक किया कि बेड्स तक को भी आरक्षित कराया, दवाइयों को कराया कि जब इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग लगेंगे तो उसको हम लोग देंगे, और ये मैसेज जाएगा कि सरकार विफल है और यूथ कांग्रेस सफल है। और अभी जो आपने अभी तमाम विदेशी समाचार पत्रों की बात की, कितना गौरवान्वित हो के हिलाल साहब ने अभी उसकी चर्चा की थी। इन पत्रिकाओं में छपा, यही तो बात ही है कि आप उन पत्रिकाओं में छपाना चाहते थे। अभी जब पिछला कोरोना का स्ट्रेन चल रहा था और अमेरिका में चुनाव हो रहा था, तो दोनों बाइडन और ट्रंप दोस्त नहीं थे, हमले कर रहे थे पॉलिटिकल, लेकिन उनके हमले कम से कम ये नहीं थे कि अमेरिका फेल हो रहा है, अमेरिका फेल हो रहा है, यहां तक नहीं जा रहे थे। तीसरी बात, दो तीन बातें और मैं कहना चाहूंगा। जो आरोप लगाया अभी हेराल साहब कह रहे थे कि बंगाल के इलेक्शन में जब बंगाल के इलेक्शन हो रहे थे तो केरल में भी इलेक्शन हो रहे थे, तमिलनाडु में भी हो रहे थे, आसाम में हो रहे थे, जहां राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे थे। लेकिन केरल की चर्चा नहीं करना क्योंकि राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे, तमिलनाडु की चर्चा नहीं करना, आसाम की चर्चा नहीं करना जहां राहुल गांधी गए, बंगाल जहां चूंकि हार रहे थे, हार के डर से भाग आए थे, वहां की चर्चा करना। तो ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, वो आज सामने आया है। और अभी मैडम लारी जी ने कहा कि एक्सपर्ट्स की राय को नहीं माना, एक्सपर्ट्स की राय को नहीं माना, ये आरोप लगाते हैं। लेकिन वैक्सीन लगानी चाहिए, ये एक्सपर्ट्स की राय को अखिलेश यादव नहीं मानते, कहते बीजेपी की है, 2022 में हम लगवाएंगे। इनके एक एमएलसी ने तो कहा कि नपुंसक हो जाएंगे जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे। सांसद वर्क ने कहा कि खुदा के सहारे महफूज रहेंगे, वैक्सीन नहीं लगवाना है। एक बात और, अभी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि 2 डोज के में 8 से 12 हफ्ते का अंतर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं मानेंगे। अभी ये कह रही थी, अरे क्यों बढ़ा दिया आपने, ये भी एक्सपर्ट्स की राय है मैडम, इसको तो मान लीजिए कम से कम। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास मनीष जी। हिलाल साहब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले नाहिद जी आपके पास जा रहा हूं। नाहिद जी, कितना फर्क है उस ट्वीट में जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को क्यों नहीं फ्री वैक्सीन मिल रही है और सबको वैक्सीन मिलना चाहिए, और उस बयान में कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। तो क्या भारत में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने वैक्सीन पर या ऐसी किसी योजना पर जो लोगों के लिए काम की योजना हो उस पर प्रचार किया है? क्या समाजवादी पार्टी के पोस्टर नहीं छपे? क्या मुलायम सिंह, अखिलेश यादव लैपटॉप पर नजर नहीं आए? क्या लैपटॉप ऑन करते उनकी तस्वीर नजर आई? खैर वो एक अलग चीज है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों चीजों में कितना अंतर है कि आप ये कहें कि ना वैक्सीन लगवाऊंगा ना आपको लगवानी चाहिए, और बाद में आप मांग करते हैं हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन। इतने वक्त में क्या 135 करोड़ की आबादी के हिसाब से अगर आप 2 डोज कर लें, 270 करोड़ वैक्सीन बनाई जा सकती है? आसिफ साहब, पहली बात तो उन्होंने सिर्फ स्वयं के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं के लिए केवल कहा, बहुत बड़ी फॉलोइंग है अखिलेश यादव की। नाहिद जी आप भी कहेंगी, आप भी मानेंगी, बहुत बड़ी फॉलोइंग है। आप सही कह रहे हैं, वो तो नहीं, आप तो एकदम सही बात कह रहे हैं, थोड़ा मुझे जवाब तो देने दें। उन्होंने कहीं किसी और को नहीं कहा था कि आप लोग वैक्सीन न लगाएं। तो एक बात ये आपकी गलत है, यहाँ मैं आपको चेक करना चाहूंगी। और ये बात आपकी एकदम सही है कि उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, 24 करोड़ का आबादी है यूपी में। तो अभी तक सिर्फ 1 करोड़ या 1.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, उसमें से भी आप 50 लाख माइनस कर दीजिए तो
तो 50 लाख हो गए जो सरकारी कर्मचारी या फ्रंट वॉरियर्स जो हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनको लगे हैं वैक्सीन, बाकी अन्य लोगों को, आम जनता को लगे। तो क्या बीजेपी बताना चाहती है कि बाकी की जो 22 करोड़ की जनता है वो सब माननीय अखिलेश यादव जी की फॉलोअर्स है? मैं तो मान ही रही हूँ कि वो फॉलोअर है। आज जिस तरह से पंचायत चुनाव में रिजल्ट आया है, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ हो गया है और गांव कस्बों में की जनता ने जो है माननीय अखिलेश यादव जी को ही अपना समर्थन दिया और आशीर्वाद दिया, इसीलिए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। और बीजेपी की वैक्सीन उन्होंने इसलिए कहा कि मोदी साहब जिस तरह से वैक्सीन की फैक्ट्रीज में जाकर डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठकर जिस तरह से वो मीटिंग ले रहे थे, क्या एक प्रधानमंत्री होने के नाते, नाइट जी, क्या एक प्रधानमंत्री होने के नाते देश की जान बचाने वाली अगर वैक्सीन तैयार हो रही है तो उसकी जानकारी, उसकी प्रोग्रेस लेने का अधिकार नहीं? क्या इसी अधिकार से उनको इसरो भी नहीं जाना चाहिए, उनको मंगलयान की भी देखरेख नहीं करनी चाहिए थी? क्या इसी अधिकार से वॉर रूम तैयार नहीं करना चाहिए जंग के हालातों में? आसिफ भाई जी, एक सेकंड आप मुझे टाइम दे, 30 सेकंड इफ यू अलाउ मी टू जी बोलिए, आपको 30 सेकंड बोलिए। देखिए, जिस तरह से बिल्कुल उनका अधिकार है, लेकिन जिस तरह से वो फोटो खिंचवा रहे थे और जिस तरह से बातें कर रहे थे जैसे चीफ साइंटिस्ट वही है, उनकी फैक्ट्री, बीजेपी की फैक्ट्री ने ही ये वैक्सीन बनाई है, जबकि वास्तविकता ये है कि मोदी साहब को दवा की भी और ना दुआओं की कोई जानकारी है। वोट की पहले थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन अब तो वो भी चौपट हो गई है। केरला और बंगाल और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव वो एक सियासी मसला है, मैं उस पर आता हूं। आपने 30 सेकंड मांगे थे नाइट जी, मैंने आपको दिए। मैं हिलाल जी के पास जा रहा हूं। नाइट जी, एक मिनट, आपने 30 सेकंड कहे थे। 1 सेकंड और दे दे, 30 सेकंड और दे दे। मैं कोरोना के ऊपर एक अहम बात बताने जा रही हूँ, एक अहम बात है आसिफ भाई। देखिए, जिस तरह से कोरोना और ब्लैक फंगस गांव और कस्बों तक पैर पसार रहा है और सरकार की कोई व्यवस्था नहीं, केवल कागजों में ट्रिपल टी की बात करें कि ट्रैकिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, ट्रीटमेंट हो रही है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका दिल जो है गांव वासियों के लिए धड़कता है। वो मुसलसल इन बातों को कहते रहे और अब आप देखिए कि कल माननीय हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी बहुत सख्त टिप्पणी की सरकार के ऊपर कि यहाँ पर गांव यही वो पॉइंट है जिस पर मैं चाह रहा हूँ नाइट जी की आप बात करें, विपक्ष के तौर पर सकारात्मक बात हो, मुद्दों पर बात हो। मैं लौट रहा हूँ नाइट जी आपके पास, हिलाल जी आपके पास आ रहा हूँ। हिलाल जी, मेरा आपसे सवाल तब जबकि नाइट जी प्लीज 1 मिनट, नाइट जी 1 मिनट, हिलाल जी, उसके बाद मनीष जी आपके पास आऊंगा। दोनों जरा विपक्ष की बात सुन लीजिए आप, मनीष जी एक बार। हिलाल जी, तब जबकि आपने ब्रेक पर जाने से पहले आपने जिक्र किया वॉशिंगटन पोस्ट का, आपने कहा ग्लोबल टाइम्स, आपने कहा गार्जियन। मैं आपसे सवाल यह पूछता हूं कि पूरी दुनिया में जिसने कहा कि कोरोना वुहान वायरस है, पूरे चीन से एक आवाज आई कि वुहान वायरस मत कहिए, ये वुहान का वायरस नहीं है। लेकिन हमारे देश में विपक्ष क्यों तुला हुआ है इस वायरस को इंडियन स्ट्रेन या मोदी स्ट्रेन बताने के लिए, जबकि WHO मना कर रहा है कि मत कहिए इसको इंडियन स्ट्रेन। वो केमिकल जो उसका नाम है वही लीजिए, उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो लीजिए, इसको इंडियन स्ट्रेन मत कहिए। आप हवाला दे रहे हैं गार्जियन का, आप हवाला दे रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट का, ग्लोबल टाइम्स का। अमेरिका की क्या हालत है जो दुनिया का दादा है, मैंने वो आंकड़ों में बताया, आप कहेंगे दोहरा दूंगा। आसिफ साहब, चलिए हम इनका नाम नहीं लेते हैं जी, हम नाम लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का। उसकी क्या टिप्पणी है, क्या वो सारी दुनिया ने नहीं सुना और देखा? हम नाम लेते हैं मद्रास हाईकोर्ट का, क्या उसने नहीं उनकी टिप्पणी को सारी दुनिया ने देखा और सुना नहीं है? क्या लगातार जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आ रही है, लगातार जो सारे हिंदुस्तान के हाईकोर्ट की टिप्पणियां आ रही है, वो क्या दुनिया में नहीं जा रही है? क्या अब आप हाईकोर्ट को भी कहेंगे कि आप जो है वो भारत विरोधी हैं, आप जो है भारत का विरोध कर रहे हैं? आसिफ साहब, भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि भारत सरकार है, सरकार का भारत नहीं है, और सरकार के खिलाफ बोलेंगे, एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे हम उसके। अगर भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में है कि भारत जो है सरकार का है, तो उनको इस गलतफहमी से बाहर आ जाना चाहिए। और अगर यही आप लगाते तथ्य कि साहब उसमें छपा हम नाम ले रहे हैं, उसमें छपा नाम ले रहे, नहीं लेते हैं नाम। अब आप बताइए, जो पूरे भारत के हाईकोर्ट ने कहा उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो गैर जिम्मेदार लोग हैं? क्या वो असंवैधानिक बात कर रहे हैं? क्या वो भारत विरोधी हैं? क्या वो चीन के समर्थक हैं? आज की तारीख में जो ये सब लोग बयान दे रहे हैं, वो क्या नहीं, ये बहुत बारीक लकीर है इसके बीच में हिलाल साहब। देखिए, सरकार का विरोध और अनजाने में कहीं अपने देश की छवि, खुद की छवि, भारतीयता की छवि, उस पर ये बहुत बारीक लकीर है। विपक्ष को भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा और तमाम बुद्धिजीवियों को भी जो शिकायत करते हैं। हाईकोर्ट कर रही है, उसको आप क्या कहेंगे? नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि इसको मोदी स्ट्रेन कहिए। मुझे बताइए किस हाईकोर्ट ने कहा कि इसको मोदी स्ट्रेन कहिए, किस हाईकोर्ट ने कहा इसको इंडियन स्ट्रेन कहिए?
जो भी इस वक्त हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं, नहीं, हाईकोर्ट ने अगर एम्बुलेंस बढ़ाने को कहा है, बड़ी वाजिब बात कही है। अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने को कहा है, बड़ी वाजिब बात कही। लेकिन हाईकोर्ट कहां चुनाव लड़ने जा रहा है बीजेपी के खिलाफ कि उन्होंने कहा कि मोदी स्ट्रेन कह दीजिए। हिलाल जी, मैं आता हूं उस पर आपके पास। मनीष जी, आपके पास आ रहा हूं। छवि के बारे में ठीक, मनीष जी, अब आप आरोपों का जवाब दीजिए जो नाहिद जी ने और हिलाल जी ने रखे हैं। उन्होंने कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र किया है। देखिए, कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी और की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के जो तीसरे लहर से खतरा बच्चों को बताया जा रहा है उसके लिए अच्छी तैयारी शुरू की है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा, जहां कांग्रेस की सरकार है, इसको भी तो कोर्ट कर सकते हैं। ये भी कोर्ट कर सकते हैं कि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। WHO ने ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार की कवायद है उत्तर प्रदेश सरकार की, WHO ने उसकी सराहना की। WHO ने कहा कि इसको भारत वायरस मत कहिए, आपने इस बात को कोट किया इसलिए मुझे उस पर नहीं जाना है। तो WHO ने जो पॉजिटिव चीजें कही उसकी चर्चा तो हिलाल साहब यहां भी नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात, मैं नाहिद लारी जी का एक जरूर जवाब देना चाहता हूं। देखिए, जो आंकड़ों का खेल अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि लगभग 1.5 करोड़ लगी है, इसमें करीब 50 लाख जो सरकारी लगे हैं, इसके अतिरिक्त आम आदमियों को लगे हैं। जो सरकारी फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो वार्ड बॉय हैं, जो पुलिस वाले हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उनका भी जीवन अमूल्य है। आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे उनको लग गया तो उनकी काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। उनका कोई मतलब नहीं उनके जीने मरने से। पुलिस वाले मर जाए, डॉक्टर मर जाए, वार्ड बॉय मर जाए, सपा को इससे कोई लेना देना नहीं। वो 50 लाख हटा दो, अब 1 करोड़ पे आ जाओ। ये जो आंकड़ों का खेल है, ये ठीक उसी तरीके से आप कर रही है जैसे अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया। किससे? इजराइल, चिली, बहरीन, US। इजराइल की जनसंख्या जानती है कितना है लारी जी? 93-94 लाख जनसंख्या है। वहां 100% हो गई, वैक्सीनेशन हो गई। इसको दिखा के आप भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ हो गई। जरा अखिलेश यादव जी को बता दीजिएगा कि जितना इजराइल की जनसंख्या है उससे 1.5 गुना उत्तर प्रदेश में केवल वैक्सीनेशन हो गया है, डोज दिया जा चुका है। तो ये जो आंकड़ों का खेल है उसके आधार पर भारत को नीचा दिखाने की जो साजिश है, जो राहुल गांधी की लड्डू बनने की कोशिश अखिलेश यादव की है, उससे बचे। देश समझता है, जनता मैं लौट रहा हूं इस पर। मनीष जी आपके पास, विक्रम जी आपके पास आ रहा हूं। हिलाल साहब 1 मिनट, हिलाल साहब 1 मिनट, विक्रम जी आपके पास आ रहा हूं। विक्रम सर, देखिए, एक हालिया घटना हुई। मशहूर खिलाड़ी, मशहूर तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने पीएम, नाहिद जी 1 मिनट, ब्रेट ली ने पीएम केयर फंड में मदद की, भारत की मदद करने के लिए। जैसे ही उन्होंने पीएम केयर फंड में पैसे डाले और यह खबर बाकी दुनिया को पता लगी, एक बहुत बड़ा वर्ग निकलकर सामने आ गया, देश विरोधी, जो यह कहने लगा कि क्या आवश्यकता है, इस फंड का कहां इस्तेमाल हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। और उस वक्त ब्रेट ली ने कहा कि मुझे भारत से प्यार है, मैंने अपनी तरफ से भारत की मदद करने की कोशिश की है। कहीं मैं नहीं कह रहा कि विपक्ष जानबूझकर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ताकतें इस अभियान को लीड कर रही और विपक्ष जाने अनजाने उस अभियान को मदद करने की कोशिश कर रहा है। वही अभियान जो अखबारों की बड़ी बड़ी हेडिंग में छपता है कि भारत कोरोना से जूझ रहा है। साहब, 135 करोड़ की आबादी है हमारे यहां। अकेले यूपी से कम 5 देश निकल जाए, इतनी आबादी हमारे यहां यूपी में। नहीं, इसको तो मैं यही उदाहरण दूंगा कि पहला पत्थर वही मारे जिसने खुद पर दारागमन नहीं किया हो। ये कहावत है, धार्मिक कहावत है, पैगंबर इस्लाम ने भी कहा था जी। अब आप गौर कीजिए शेख साहब, ये चारा घोटाला, कोयला घोटाला, खनन घोटाला, ये सब करने के बाद इनको कोई नैतिक अधिकार है वो आलोचना करें? ये लोग उदाहरण पेश करें, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लगाए कोरोना वॉरियर के रूप में, पार्टी फंड से पैसा दिलवाएं, ये लोग जिले दौरा करें, आश्वस्त करें, तब तो इनका अधिकार आता है। काम करेंगे तो अधिकार मिलेगा। हम लोग जैसे मजदूर लोग कहते थे, कमाने वाला खाएगा, जो मेहनत करेगा वही। ये मेहनत करे तब इनको अधिकार मिलता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमला करने का। कहीं जाएंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, सिर्फ वोट मांगने जाएंगे, तो क्या अधिकार है इन लोगों को जनादेश पाने का या जनता से बात करने का? मेरे ख्याल से बहुत बुरी बात हो रही है। किसी देश में कभी भी, इटली में कितने लोग मर गए, इंग्लैंड में, US में मरे लोग, लेकिन वहाँ उसके विपक्ष ने बाई पार्टीजन अप्रोच रखा, दोनों पार्टियां मिलकर आपस में संधि करके रेखा खींची कि अब इसके नीचे हमला नहीं करेंगे, यहाँ लड़ाई नहीं करेंगे। क्या भारत में नहीं हो सकता ये?
भारत में केवल 6 महीने के लिए, साल भर के लिए तय कर दे, लेकिन नहीं करेगी क्यों? 6 महीने बाद चुनाव आने वाला है। 6 महीने बाद चुनाव आने वाला है, अभी से हमला चालू रखो। इतनी क्षुद्रता, इतनी राष्ट्रद्रोही भावना, थोड़ा तो ख्याल करे मानवता का। नहीं, उसमें सही बात है, बिलो द बेल्ट वार करके उसके मौके बहुत से हैं, कर लीजिएगा सियासत में, लेकिन अभी उसके लिए मुफीद वक्त नहीं। हिलाल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, और नहीं हिलाल साहब नहीं, नाइक जी, हिलाल साहब के पास में आया था, नाइक जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ नाइक जी मैंने गलती से हिलाल साहब बोल दिया, उन साहब ने पूछा था, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि तब जबकि दावे ये होते हैं कि देखिए उस देश ने 100% वैक्सीनेट कर दिया, उस देश ने ये कर दिया, उस देश ने ये कर दिया, जितना देश में वैक्सीनेट हुआ है उतने में तो कई देश निपट जाएंगे उतनी आबादी में। ये बात आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं के विक्रम राव साहब से, वाकई वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन बड़ी विनम्रता से उनसे कहना चाहती हूँ कि ये वक्त चापलूसी का नहीं है कि ये वक्त चापलूसी करे। चापलूसी के और चमचम करने के बहुत मौके मिलेंगे। ये वक्त जो है, जो उनको जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको जो है शेयर करके कैसे कोरोना को रोके और कैसे लोगों की जान बचाए, इसके ऊपर इनको सरकार को सजेशन देना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता, मैं माननीय न्यायालय से अपील करूंगी कि वो गौर करे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने उनको जो है यहाँ पे गलत कोट किया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यूपी सरकार की तारीफ की। कहीं भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने यूपी सरकार की तारीफ नहीं की है, ये मिसकोट कर रहे माननीय न्यायालय को, और मैं अपील करती हूँ माननीय न्यायालय से कि इस बात का संज्ञान ले। माननीय न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि दूसरी पार्टी के वकील ने कहा, इससे पहले मेरे पास वक्त खत्म हो जाए तो आपने जो आरोप लगाया उस पर जरा मनीष जी की बात सुन लीजिए 1 मिनट। हाँ मनीष जी, ये नाइक जी ना, हाँ मनीष जी बोलिए। इनके पास कोई जवाब नहीं है, तर्क नहीं है। मैंने तो एक आरोप और लगाया कि गलत आंकड़े पेश करते हैं आप लोग। आपने इजराइल से तुलना की, 93 लाख जनसंख्या है। नाइक जी को पता है, अखिलेश यादव को पता है या नहीं पता है? तो हम लोग पता है सभी। चिली की कितनी जनसंख्या है, यूएस की कितनी जनसंख्या है, और उसके आधार पर अगर उत्तर प्रदेश से क्यों तुलना कर लेंगे तो आपको गौरव की अनुभूति होगी। नाइक जी कभी कभी अपने देश और प्रदेश पर गौरव की भी अनुभूति किया कीजिए। हमेशा देश और प्रदेश को नीचा दिखा के अपनी राजनीति ठीक करने का प्रयास मत करिए। नहीं, उसमें मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं के विक्रम राव साहब को, क्योंकि के विक्रम राव साहब, कई बार डिबेट्स में सर ऐसा होता है कि जब विपक्ष ज्यादा खफा हो जाता है, देखिए सवाल तो हम पूछते हैं सत्ता से, विपक्ष से, लेकिन जब विपक्ष ज्यादा खफा हो जाता है तो एंकर्स पर भी कई बार आरोप लग जाते हैं। लेकिन मुझे थैंक यू बोलना है सर आपको कि आपने उस आरोप में आकर वो डिबेट का वक्त जाया नहीं किया जो बहुत कीमती है लोगों की जान के लिए। बाकी जनता देख रही है क्या व्यवस्था है, क्या आरोप है। बहुत धन्यवाद नाहिद जी, हिलाल साहब, मनीष जी, विक्रम सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जो चर्चा थी वो चर्चा थी आज विपक्ष के आरोपों पर, सरकार के तथ्यों पर, इसके साथ साथ दुनिया भारत के बारे में क्या सोच रही है, विपक्ष के आरोपों के बाद दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है, क्या यह देश विरोधी मैसेज है, क्या विपक्ष जानबूझकर ऐसा कर रहा है, या अनजाने में सिर्फ सरकार को घेरने के चक्कर में बाहर हमारे ऐसे दोस्त जो दोस्त हैं नहीं हमारे, उनको एक मौका दिया जा रहा है। आज जिन्हीं सवालों पर हम चर्चा कर रहे थे, जवाब भी बहुत